हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी कितनी हसरत है तुझे पाने की सीजन 2 भाग 8 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजवीर ने वंदना से पूछा, बोलो वंदना, क्या जानती हो आनंद सरताज के बारे में? उसका इंडिया आने का मकसद क्या है? वंदना बोली, तुम कहना क्या चाहते हो राजवीर, और मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? अच्छी तरह से जानते हो कि डैड हमारी सगाई के लिए आए थे। राजवीर 2 कदम वंदना की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम सच बोल रही हो? राजवीर के चेहरे पर गंभीरता थी। वंदना हकलाते आवाज में बोली, बिल्कुल, इसमें झूठ क्या है राजवीर? राजवीर अपना हाथ सपना की ओर बढ़ाता है और सपना उस आदमी की तस्वीर उसे दे देती है। अब वह तस्वीर राजवीर वंदना को देखने के लिए कहता है और वह उस तस्वीर को देख चौंक जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। वह बोला, क्या हुआ वंदना? तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि इस तस्वीर में जो भी है उसे अच्छी तरह से जानती हो तुम। वंदना खामोश थी। राजवीर ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारा मुझसे सगाई करना, इंडिया आकर हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना सब झूठ था। तुम इस खेल की मोहरा थी और मैं आनंद सरताज तक पहुंचना चाहता था और आनंद सरताज मुझ तक। यह सुनकर वंदना के माथे पर पसीने आ गए थे, लेकिन वह अब भी खामोश थी। राजवीर के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसे वंदना की खामोशी को कैसे तोड़नी है। कोई बात नहीं, तुम नहीं चाहती हो सच बताना तो मुझे मत बताओ, लेकिन मुझे तुम्हें देखकर तरस आता है। कैसी बेटी हो जो अपने बाप को ना पहचान सकी, और पहचान गई तो खामोश हो। आई कांट बिलीव वंदना, कैसी मजबूरी होगी ना तुम्हारी जिससे तुम्हारी जुबान खामोश हो गई है। यह सुनकर वंदना सख्ते में आ गई थी। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन अब मैं जा रही हूँ राजवीर। वंदना जाने लगती है तब राजवीर बोला, क्या अपने बाप के मौत का रहस्य नहीं जानना चाहती हो? यह सुनकर उसके कदम रुक गए और उसकी हैरानी से आंखें चौड़ी हो गई। वैदेही भी हैरान होकर राजवीर को देखने लगी। तभी वंदना पलटी तो राजवीर बोला, हैरान हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो आज मैं कुछ सच से पर्दा उठा देता हूँ। आनंद सरताज यानी कि तुम्हारा बाप बनकर जो हमारे सामने आया था, दरअसल वह तुम्हारा बाप आनंद सरताज नहीं, बल्कि मेरा बाप इंदर सिंघानिया है। क्या मिस्टर इंदर सिंघानिया राजवीर के पिता है? वैदेही चौंक कर पूछी। हाँ वैदेही, असल में आनंद सरताज तो इस तस्वीर में है जो तुम्हारे पिता की डायरी से अभी मिली है। वंदना पूछी, क्या तुम जानते थे? तो फिर अनजान बनकर क्यों रहे? हाँ भी और नहीं भी। फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला था तब मैं सच नहीं जानता था कि वो मेरे पिता है, लेकिन शक तो पहले से ही था कि वह असल में आनंद सरताज है भी या नहीं। लेकिन सगाई वाले दिन जब मेरी नानी ने आनंद सरताज से कुछ सवाल कर रही थी तब उनकी बातें करण ने सुन ली थी। और यही नहीं, जब तुम्हारी माँ और तुम आपस में बात कर रहे थे, याद आया कुछ वंदना? वंदना को वो दिन याद आया कि सगाई होने के बाद उसकी माँ जूली उससे कह रही थी, बेटा आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते, लेकिन भाई साहब ने सब संभाल लिया। मानना पड़ेगा, वो एक अच्छे पिता की तरह तुम दोनों भाई बहनों का ख्याल रखा है। वंदना बोली, सच कहा मॉम, अंकल के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना, अपने परिवार के सामने ऐसे अनजान बनकर, उन्हें अनदेखा कर आनंद सरताज बने रहना। वंदना अपनी यादों से बाहर आई और पूछी, तो क्या तुमने हमारी बातें सुन ली थी? राजवीर ने कहा, हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन मैं जानकर अनजान बनता रहा। यह सोचकर परेशान होता रहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो मेरे पिता को आनंद सरताज बनकर रहना पड़ रहा है। वह मेरे सामने होकर भी मुझे पहचानने से इनकार करते रहे। मेरा परिवार मुझसे सच छुपाता रहा। फिर मालूम चला कि आनंद सरताज इंस्पेक्टर अजय दुबे की बेटी को ढूंढ रहे हैं। मुझे और भी हैरानी हुई। राज बहुत गहरा है जो मुझे तुमसे जानना है। तुम्हारे डैड की मौत कैसे हुई? वंदना बोली, नहीं जानती हूँ। मैं और विक्रांत तब छोटे थे, अंकल ने ही हमें पाला पोसा है। वंदना फिर बोली, वो जैसा कहते मैं वैसा ही करती। मैं सच में नहीं जानती थी कि उनके यहाँ आने का मकसद क्या था।
उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हें दुबई लेकर आऊं। बस यही मेरा काम था। राजवीर बोला। ठीक है वंदना, विश्वास कर लिया तुम्हारा, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर विश्वास करना होगा। देखो वंदना, मुझे बस सच के जड़ तक जाना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वंदना पूछी। सच तो अब मैं भी जानना चाहती हूँ राजवीर, कि आखिर अंकल चाहते क्या हैं। बोलो, कैसे मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी। राजवीर बोला। तुम अभी अपने घर जाओ और मेरे कॉल आने का इंतजार करना। फिलहाल मुझे अब अपनों से जवाब चाहिए। राजवीर, करण, सपना और वैदेही राजवीर मेंशन पहुंचते हैं। उनके साथ में वैदेही को देखकर नीलिमा जी राजवीर से पूछी। राजवीर, यह लड़की अब इस घर में नहीं रह सकती है। मत भूलो कि यदि आनंद सरताज को इस लड़की के बारे में मालूम चलेगा तो क्या जवाब देंगे हम। राजवीर ने कहा। सही कहा बरीमा, जवाब तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं, उस आनंद सरताज को। बस बहुत हुआ बरीमा, हमें अब इस खेल को जारी रखने की जरूरत नहीं है। वंदना से मुझे शादी करने की भी जरूरत नहीं है। राजवीर की बातें सुन सभी अचंभित थे, खासकर नीलिमा जी। मैं कुछ समझी नहीं राजवीर, नीलिमा जी पूछी। राजवीर बोला। बरीमा, मेरे हाथ एक ऐसा सबूत लगा है जिससे आनंद सरताज की असलियत दुनिया के सामने होगा। उसे मैं मजबूर कर दूंगा कि वह मेरे डैड के बारे में मुझे बताए। अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। तो नीलिमा जी के चेहरे की हवैया उड़ गई थी। वह हैरान और परेशान थी। उनके चेहरे को देख राजवीर उनके मन में उठ रहे तूफान से वाकिफ था। तभी नानी पूछी। ऐसा क्या सबूत मिल गया बेटा तुम्हें जो आनंद सरताज को बर्बाद कर देगा। राजवीर बोला। नानी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। जो हमारे सामने आनंद सरताज बनकर आया था, दरअसल वह एक बहुरूपिया है। असली आनंद सरताज की तस्वीर मेरे हाथ लग गई है, जिसे मारकर वह नकली आनंद सरताज असली बनकर बैठा है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और उसके खिलाफ जो भी सबूत थे मैंने पुलिस को दे दिया। अब वह जाएगा सीधे जेल के अंदर और फिर मैं उसे बचाने के लिए उसके साथ एक सौदा करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है वह खुद को बचाने के लिए मेरे डैड के बारे में मुझे जरूर बता देगा। राजवीर का प्लान सुन सभी के होश उड़ गए थे। निर्मला देवी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और बोली। यह तुमने क्या किया बेटा? पूरा सच जाने बिना इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। यह नहीं करना चाहिए था तुम्हें। नीलिमा जी तो अपना सिर पकड़ के बैठ गई थी। तभी निर्मला उनसे बोली। हमें आनंद को खबर कर देनी चाहिए। यदि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया तो हमारी सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। नीलिमा जी बोली। बहुत देर हो गई है निर्मला, अब कुछ नहीं हो सकता है। और वह फुट फुट कर रोने लगती है। राजवीर बोला। ऐसा क्या हो गया है बरीमा? क्या नहीं हो सकता है? बताइए, आप दोनों उस आनंद सरताज को क्यों बचाना चाहते हैं? राजवीर ने कहा। मुझे सच जानना है बरीमा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप बिना कुछ छुपाए मुझे सारा सच बताएंगी। हो सकता है कि आपके सच बताने से वह आनंद सरताज बच जाए। नीलिमा जी बोली। तुम्हें सच जानना है राजवीर? ठीक है, मैं सब बता दूंगी, लेकिन अभी पहले आनंद को बचाना जरूरी है। प्लीज़ तुम उन्हें कॉल करो और कहो कि वो जहाँ भी है वहाँ से चले जाए, इससे पहले कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। राजवीर मुस्कुराते हुए बोला। आप निश्चिंत रहिए बरीमा, मैंने कोई पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं तो बस यूं ही कह रहा था ताकि आपके मन की बात जान सकूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वह आनंद सरताज कौन है। आनंद सरताज कोई और नहीं, मेरे पिता हैं। यह सुनकर सभी चौंक पड़े थे। हाँ बरीमा, मुझे पहले से ही पता था कि वह मेरे पिता हैं, लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता के साथ साथ मेरे बड़े पापा कौन हैं और वह कहाँ है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपने मुझे बताया ही नहीं। मेरे अपने ही झूठ के कितने मुखौटे पहन रखे थे और मैं समझ नहीं पाया। सब कुछ तो मुझे पहले से ही पता था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप आकर मुझे सच बताएंगी। मुझे अब जानना है कि ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए आपको मिस्टर शाह की हत्या करवानी पड़ी। यह सुनकर सभी एक बार फिर चौंक पड़े थे। नीलिमा जी को तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। नानी पूछी। यह क्या बोल रहे हो बेटा? मिस्टर शाह की हत्या? तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। राजवीर ने कहा। काश नानी सब झूठ होता, लेकिन यही सच है। जब मेरे मोबाइल पर प्राइवेट नंबर से मैसेज आया और मुझे उन हत्यारों का एड्रेस मिला, तभी मुझे डाउट हो गया था।
लेकिन मेरा डाउट तब कंफर्म हो गया जब संजय ने कहा था कि मिस्टर शाह के हत्यारे मेरे घर में ही हैं। संजय ने किसी का नाम नहीं लिया सिवाय बड़ी माँ के। तब मैं समझ गया था कि मिस्टर शाह की हत्या के पीछे बड़ी माँ का ही हाथ है, क्योंकि लास्ट समय मिस्टर शाह बड़ी माँ के साथ ही थे जब इन दोनों के बीच में झगड़े हुए थे। जिस सबूत को मिटाने के लिए बड़ी माँ ने मिस्टर शाह की हत्या करवाई, वह सबूत निर्मला देवी के हाथ लग गई और फिर निर्मला देवी ने इन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया और उस सबूत के सहारे इस घर में घुस आई। बताइए बड़ी माँ, क्या मैं सच कह रहा हूँ? राजवीर की बातें सुन दोनों खामोश और उनकी नजरें नीचे हो गई थी। कितना बेवकूफ़ हूं ना मैं। दुनिया मुझे मिस्टर राजवीर सिंघानिया के नाम से जानती है और मेरे अपने ही मेरे पीठ पीछे इतने सारे साजिश करते रहे और मैं बेफिक्र था। मैं चाहता तो बड़ी माँ से बहुत पहले ही यह सवाल कर चुका होता, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि यह खुद मुझे सच बताए। और जब मैंने आनंद सरताज का सच जाना तो मुझे घुटन सी होने लगी थी। क्यों बड़ी माँ, क्यों? क्या मुझ पर भरोसा नहीं था, या मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वह राज था जो आज तक आपने मुझसे छुपा के रखा है? मुझे जवाब चाहिए। नीलिमा जी समझ गई थी कि अब खामोश रहने से कोई फायदा नहीं है, अब उन्हें सच राजवीर को बताना ही होगा। वह बोली, क्या कहते तुमसे राजवीर? जो राज हमने अपने दिल में 25 सालों से दफन कर दिए थे, वह राज मुझे ऐसे तुम्हारे सामने खोलने पड़ेंगे? डरती थी तुम्हारी नफरत से, लेकिन अब चाहे नतीजा कुछ भी हो, अब हम भी उस राज को अपने सीने में दफन करके नहीं रख सकते हैं। हमें भी घुटन होती है। जिस पिता को और अपने बड़े पापा को ढूंढ रहे हो, वह कोई दो अलग अलग शख्स नहीं है, एक ही शख्सियत है। इंदर, यह सच राजवीर के लिए एक सदमे जैसा था। ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। हाँ राजवीर, सही सुना तुमने। मैं और निर्मला सगी बहनें हैं। तुम्हारे दादाजी कैलाश सिंघानिया बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उस वक्त हम आगरा में रहते थे। इंदर अपनी फैमिली के इकलौते चिराग थे। तुम्हारे दादाजी को अपने बेटे इंदर के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी जो अति गुणवान हो, लेकिन फैमिली साधारण हो, जिसमें मैं फिट बैठ गई और मेरी शादी इंदर से हो गई। समय के साथ मैं बहुत खुश थी। हमारे पास सब कुछ था। आनंद और मिस्टर शाह से मुलाकात इंदर ने ही मेरी करवाई थी। मिस्टर शाह तुम्हारे दादाजी के बहुत ही वफादार थे। सारे बिजनेस वही देखते थे। इंदर का दोस्त आनंद का हमारे यहाँ आना जाना लगा रहता। धीरे धीरे आनंद से मेरी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। यूं ही देखते देखते 5 साल गुजर गए, लेकिन इन 5 सालों में भी मेरा गोद सूना था। तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा थी कि वह मेरी गोद में इंदर का बच्चा देखे, लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई डॉक्टरों से मिले, जो हो सका वो हर उपाय किए, लेकिन फिर भी कुछ न बदला। ना कमी मुझ में थी, ना ही इंदर में। कमी थी तो किस्मत में, जिससे हमारी खुशियाँ रास नहीं आ रही थी। वक्त के साथ इंदर भी मुझसे दूर रहने लगे, हमेशा चिड़चिड़े रहते थे। आए दिन हमारे बीच झगड़े भी हो जाते। इसलिए मुझे लगा कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीलिमा अपने अतीत को याद करने लगती है जब वो अपने मायके जाती है, लेकिन वो वहाँ भी उदास रहती है। तभी उसकी बहन निर्मला पूछती है, क्या हुआ दीदी, जब से यहाँ आई हो आपका मन ही नहीं लगता। जीजा जी इतने याद आ रहे हैं तो चली क्यों नहीं जाती आप? नीलिमा ने कहा, तुम नहीं समझोगी निर्मला, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझे समझ में आएगा। नीलिमा की माँ ने उससे पूछा, बेटी डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ तो उपाय होगा। डॉक्टर क्या कहेगा माँ? वह तो कहते हैं कि कमी हम दोनों में नहीं है। दवाइयाँ तो बहुत चली, लेकिन असर ही नहीं होता। अब तो मैंने भी उम्मीद करना छोड़ दिया है, लेकिन इंदर को कैसे समझाऊं कि हमारी किस्मत में ही खोट है। कुछ दिन बाद नीलिमा को लेने इंदर आए। यह देखो बहुत खुश हो जाती है। वह अपने मन में सोचती है, जानती थी इंदर आप मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास था कि आपका मन जैसे ही शांत हो जाएगा आप मुझे जरूर लेने आएंगे। नीलिमा ससुराल पहुंचती है तो उसके ससुर कैलाश उसे अपने कमरे में बुलाते हैं। इंदर साथ में ही था। नीलिमा पूछती है, क्या बात है बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ परेशान लग रहे हो? कैलाश जी बोले, बहू आज मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रहा हूँ जो बहुत ही जरूरी है। देखो बहू,
कभी कभी हमें परिस्थितियों के आगे झुकना ही पड़ता है। जब तुम इस घर में आई थी तो इस घर की लक्ष्मी थी। तुम्हारे आने से हमारा बिजनेस में बढ़ोतरी ही हुई है। हर तरीके से हम आगे ही बढ़े हैं। लेकिन कहते हैं ना बहू, बगीचा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, माली के बिना सब सूख जाता है। वैसे ही घर में चाहे कितनी भी खुशियाँ क्यों ना हो, यदि घर का चिराग ना हो तो सब मुरझा जाता है। ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने यह फैसला किया है कि हम इंदर की दूसरी शादी करवाएंगे। यह फैसला सुनकर नीलिमा के मन को जोर से धक्का लगा। वह सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकती थी। वह हाथ जोड़कर बोली, ऐसा अनर्थ मत कीजिए बाबूजी। मैं इंदर को किसी के साथ नहीं बांट सकती हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं बहुत प्यार करती हूँ इंदर से। इंदर, आप बाबूजी को समझाइए ना। मैं जानती हूँ कि आप भी बाबूजी के इस फैसले से खुश नहीं होंगे। नीलिमा के कहने पर भी इंदर खामोश रहता है तो उसकी खामोशी नीलिमा का विश्वास तोड़ देता है। कैलाश जी बोले, बहू तुम समझो, इंदर का दूसरा विवाह ही करना जरूरी है। लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। तुम इस घर की बड़ी बहू बनकर रहोगी। नीलिमा उस फैसले से बहुत टूट गई थी। वह तो अपने बीच की दूरियां मिटाना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता कि अब उसकी दूरियां खाई बन गई थी। लेकिन वह भी कहाँ हार मानने वाली थी। वह खुद से कहती है, नहीं, मैं अपने इंदर को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। बाबूजी को अपने घर का चिराग चाहिए ना, और इसलिए आप इंदर का दूसरा विवाह करवाना चाहते हो तो ठीक है। लड़की मैं चुनूंगी जो मेरी खुशियों में ग्रहण नहीं बल्कि मेरे हाथों की कठपुतली होगी। वो कैलाश जी से बोली, बाबूजी आपका फैसला मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इंदर के विवाह के लिए मैं जिसे चुनूंगी उसके साथ ही उनकी शादी होगी। इतना तो मुझे अधिकार है ना बाबूजी। कैलाश जी बोले, ठीक है बहू, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम इस बात से खुश हो और तुमने सच को स्वीकार कर लिया। तुम्हारी नज़र में कोई है तो बताओ जो हमारे घर के चिराग को जन्म दे सके। जी बाबूजी, है मेरी बहन निर्मला। आपने तो उसे देखा ही है। रंग और सूरत में उसे कोई मात नहीं दे सकता है। घर की बात घर में ही रह जाएगी। यदि इंदर की दूसरे विवाह की बात जमाने को मालूम चलेगा तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे और इसमें हमारे घर की ही बदनामी होगी। इसलिए बाबूजी, दोनों परिवारों की उपस्थिति में साधारण तरीके से इन दोनों का विवाह हो जाए। इससे किसी को कुछ मालूम भी नहीं चलेगा। निर्मला ने जब सुना तो वह बोली, दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आपकी बहन हूँ, सौतन नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे यह शादी नहीं करनी है। निर्मला समझो, इंदर की शादी तुमसे नहीं तो किसी और से हो जाएगी, लेकिन वह कौन होगी, कैसी होगी, उससे मैं अनजान रहूंगी। लेकिन तुम पर भरोसा है, तुम मेरी खुशियों को मुझसे कभी नहीं छीनोगी। मेरी खुशियाँ इंदर है और इंदर की खुशी बच्चा है जिसके लिए वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वादा करती हूँ कि हम बहनें बहन ही रहेंगे, सौतन नहीं बनेंगे। इसलिए तुम ज़्यादा मत सोचो, विवाह के लिए हाँ कर दो। नीलिमा और अपने परिवार के बहुत समझाने पर निर्मला इंदर से विवाह करके अपने ससुराल आती है। वह पहली बार इंदर के घर आई थी। घर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहुत सुंदर और आलीशान था। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वह तो अपने सपने में भी नहीं सोची थी कि वह इतने बड़े घर की बहू बनेगी। निर्मला के आने से घर में एक अलग ही रौनक थी। इंदर उसके करीब जाने लगा था। वह अधिकतर समय अब निर्मला के साथ बिताता। शुरू में तो नीलिमा अनदेखा कर देती, लेकिन धीरे धीरे यह बात उसे अब चुभने लगी थी। वह बहुत कोशिश करती कि इंदर उसके साथ समय गुजारे, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार हो जाती। उसे ऐसा लगता जैसे उसके हिस्से की सारी खुशियाँ और अधिकार सब पर निर्मला का हक हो गया है। निर्मला भी इतना सारा प्यार और खुशियाँ देख अपने बहन की हालत से अनजान थी। और एक दिन निर्मला ने वो खबर भी सुनाई जिसका इंतजार पूरा घर कर रहा था, यही कि वो माँ बनने वाली है। सुनकर पूरा घर झूम उठा, लेकिन नीलिमा का मन अंदर ही अंदर रो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो खुश नहीं थी, लेकिन निर्मला को मिल रहा मान सम्मान देख अब उसका मन उससे धिक्कार रहा था। ऊपर से इंदर की बेरुखी और दूरियां उसे सभी से अलग थलग कर दिया था। एक दिन नीलिमा ने इंदर से पूछा, क्या आपको मेरी कभी याद नहीं आती है? इतने बदल गए हो आप। आपने तो कहा था कि आप बस बच्चे के लिए निर्मला से शादी करना चाहते हो।
बल्कि प्यार तो हमेशा आपका मेरे लिए रहेगा। कहते कहते नीलिमा की आंखें भर आई थी। इंदर ने कहा, ऐसी बात नहीं है नीलिमा, निर्मला माँ बनने वाली है। वह बच्चा हमारा है, उसे अभी हमारी ज़रूरत है। और मेरी ज़रूरत? उसका क्या इंदर? मैं अकेली तन्हा अपने कमरे में रहती हूँ, लेकिन आपको मेरी तकलीफ, मेरा दुख नजर नहीं आता। मैं किससे कहूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर उजाड़ दिए। नीलिमा पूछ ही रही थी, तभी उनके बीच में आकर निर्मला बोली, ऐसी बात नहीं है दीदी, आप ऐसा सोच भी क्यों रही हैं? इंदर तो हम दोनों से ही प्यार करते हैं और इन पर हम दोनों का समान अधिकार है। समान अधिकार? कैसे निर्मला? मैं पहले आई हूँ इंदर की जिंदगी में और मैंने तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारा काम था बच्चा पैदा करना, ना कि मेरा अधिकार, मेरा पति मुझसे छीनना। लेकिन तुमने साबित कर ही दिया कि अब तुम मेरी बहन नहीं रही, अब सौतन बन गई हो। नीलिमा जी जैसे उस पर बरस पड़ी थे। इंदर ने कहा, बस करो नीलिमा, अपने मन पर काबू रखो। तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरा प्यार तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों मेरी पत्नी हो, यह बात तुम समझ लो। धीरे धीरे दोनों बहनों के रिश्ते में खटास आने लगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। नीलिमा को अभी भी यही विश्वास था कि इंदर अपने बच्चे के लिए निर्मला से जुड़े हुए हैं और जैसे ही बच्चा हो जाएगा वह उसके पास लौट आएगा। लेकिन निर्मला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब वह भी इंदर पर पूरा अधिकार चाहती थी और देखते देखते महीने गुजर गए और वह दिन भी आ गया जब निर्मला एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अपने घर के चिराग को देख कैलाश जी जैसे जमाने भर की खुशियां निर्मला के कदमों में डाल देंगे। नीलिमा भी बच्चे को देखकर कुछ पल के लिए सब कुछ भूल उसे अपने गोद में लेकर प्यार करने लगती है। लेकिन अब निर्मला के मन में सवाल उठने लगा था कि अब क्या होगा। उसके साथ इंदर इस बच्चे की वजह से जुड़े हुए थे। बच्चा होने के बाद कहीं इंदर उससे दूर होकर नीलिमा के पास ना चले जाएं, यह सोचकर निर्मला परेशान हो गई। वो भी इंदर को खोना नहीं चाहती थी। और एक दिन सब कुछ बदल गया। क्या हुआ उस दिन? ऐसे दो बहनें एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। क्यों इंदर को आनंद सरताज बनना पड़ा, यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।